हाँ भाई, तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं इस वीडियो में सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। ये वीडियो बस एक टेस्ट वीडियो है जिससे हमें ये पता चल सके कि अगर हम इस तरह पढ़ते हैं तो क्या हमारा कोई फ़ायदा होता है। अगर होता है फ़ायदा आपका तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैसेज कर दीजिएगा। तो मैं और भी वीडियो इसके शेयर करूँगा इस चैप्टर के, और इस लॉकडाउन के पीरियड के अंदर अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर हम अच्छे से समझ सकें। सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो इस बार फिर से ऐड कर दिया गया है, लास्ट वाले एग्जाम में नहीं आया था। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि बोर्ड में इसका वेटेज क्या है। बोर्ड में इस चैप्टर का वेटेज है 4 to 5 मार्क्स, मोस्ट प्रॉब्ली 4 मार्क्स का। इस 4 मार्क्स को भी, जो ये 4 मार्क्स का है, इसे भी डिवाइड कर दिया गया है। इसमें थ्योरी पोर्शन भी है और इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन भी आएगा। थ्योरी पोर्शन जो आने की संभावना है वो आएगी 1 मार्क्स से 2 मार्क्स की, और न्यूमेरिकल पोर्शन के आने की संभावना है वो आ सकती है आपकी 2 to 3 मार्क्स, 2 से 3 मार्क्स की। क्लियर? तो यहाँ पे हम ये समझने वाले हैं कि सॉलिड वर्ड जो है, जिसे हम बचपन से समझते आ रहे हैं, 6th 7th 8th 9th क्लास में सॉलिड के बारे में हमने समझा है। यहाँ हमें थोड़ा उसको डिटेल में पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। इंटरेस्टिंग चैप्टर है। 11th में जब हम फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहे थे, फर्स्ट चैप्टर में हमने मैटर के बारे में डिस्कस किया था कि मैटर क्या है। तो वहाँ आपने देखा था कि मैटर कोई भी चीज़ जिसके पास कुछ वजन है, कुछ जगह घेरे, तो उसे हम मैटर कह देते हैं। मतलब एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस इज नोन एज मैटर। तो मैटर को ही तो हमने क्लासिफाई किया था 3 तरह के। वहां पर कैसे? मैटर को हमने कहा, मैटर का एक क्लासिफिकेशन जो हमने किया था सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा। ठीक है, ये जो स्टेट्स हैं, कहने का मतलब ये जो मैटर का ये जो क्लासिफिकेशन है, ये जो स्टेट्स हैं मैटर की, दीज आर ऑब्जर्वेबल इन आवर एवरीडे लाइफ। डे टू डे लाइफ में हम इन फॉर्म में मैटर को ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैस हम ज़्यादा अच्छे से देख पाते हैं, इनके बारे में ज़्यादा हम डिटेल में समझ पाएंगे, हमारे आसपास ये हैं। प्लाज्मा के बारे में हम इतना ज़्यादा नहीं समझते हैं, ना हमने 11th में समझा था, ना 12th में इसकी ज़रूरत है। गैस की अगर हम बात करें तो गैस के बारे में हमने 11th में पढ़ लिया था। सॉलिड में अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। लिक्विड के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हम आने वाले जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें लेंगे। तो फिलहाल हम बात करते हैं सॉलिड्स की। तो एक बात आप बताइए कि सॉलिड, लिक्विड, गैस ये स्टेट्स हैं किसी मैटर की, तो कौन ऐसी चीज है जो इनको स्टेबल करता है इन पर्टिकुलर स्टेट्स में? मतलब हम अगर कहें तो द स्टेबल स्टेट्स ऑफ एनी सब्सटेंस इज रेस्पॉन्सिबल ओनली बिकॉज ऑफ द 2 फोर्सेस। वो कौन कौन है? एक फोर्स जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है, और दूसरी कौन सी है? थर्मल एनर्जी की वजह से जो फोर्स लगती है। तो हम इसमें ये समझेंगे कि अगर हम सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पास होते हैं, लिक्विड्स के पार्टिकल्स जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं, गैस के पार्टिकल्स सबसे ज्यादा दूर होते हैं इनकी तुलना में। क्लियर? तो यहाँ पे जो इन पार्टिकल्स को पास रखे हुए हैं वो कौन सी फोर्स है? वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अगर हम फोर्स की बात करते हैं, 2 तरह की फोर्स। पहली फोर्स कौन सी आ गई? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और दूसरी फोर्स किसकी वजह से होती है? थर्मल एनर्जी की वजह से। ठीक है, थर्मल एनर्जी की वजह से। अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स टेंड्स टू कीप द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्लोजर। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? एटम, आयंस, मॉलिक्यूल्स, वो होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। जैसे सपोज हम यहाँ पे सॉलिड की बात करते हैं, सॉलिड हम आइस ले लेते हैं, लिक्विड हम वाटर मान लेते हैं, और ये हम वाटर वेपर मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम आइस की बात करते हैं, आइस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पास हैं। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है, किसकी तुलना में? थर्मल एनर्जी की वजह से। तो ये पास रखे हुए हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स टेंड्स टू कीप द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्लोजर। वेयर इज थर्मल एनर्जी? थर्मल एनर्जी का मतलब, थर्मल का मतलब क्या होगा? हीट। अगर आप इसको हीट करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो फार्दर अपार्ट जाएंगे, दूर दूर जाएंगे।
बढ़ गया तो फिर क्या हुआ, ये वाटर से वाटर वेपर में चेंज हो गया। तो ये दो फोर्सेस हैं, इनकी वजह से कोई भी स्टेबल स्टेट हम देख पाते हैं। खैर ये बेसिक जो भी नॉलेज है ये आपने पहले पढ़ी हुई है, 11th में अच्छे से पढ़ी हुई है, इस पर हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है। हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो है सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट को पढ़ने से पहले सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए सॉलिड है क्या। पता है, दिख रहा है हमको, ये बोर्ड सॉलिड है, ये दीवार सॉलिड है, मैं सॉलिड हूँ, तुम सॉलिड हो, ठीक है। जो भी चीज़ें दिख रही हैं वो हमें सॉलिड दिख रही हैं, टेबल चेयर। लेकिन इसको हम समझते कैसे हैं, साइंस की भाषा में, केमिस्ट्री की भाषा में से हम किस तरह से समझेंगे, कैसे हम कर रहे हैं, तो उसको हम देखते हैं। देखिए जो सॉलिड होता है, सॉलिड को अगर हम डिफाइन करते हैं तो हम कह देते हैं कि सॉलिड्स आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच हैव डेफिनिट वॉल्यूम एज वेल एज डेफिनिट शेप। तो कहने का मतलब सॉलिड वो चीजें हैं जिनके पास डेफिनिट और फिक्स, इसको फिक्स भी कहते हैं, दे हैव फिक्स वॉल्यूम, क्लियर, दे हैव फिक्स शेप, मतलब डेफिनिट शेप। सॉलिड के पास डेफिनेट वॉल्यूम होगी, डेफिनेट शेप होगी। अगर इनके पास डेफिनेट वॉल्यूम है, डेफिनेट शेप है, तो एक बात और है कि ये क्या होंगे, ये रिजिड होंगे। ये क्या होंगे, रिजिड होंगे। रिजिड का मतलब क्या है, रिजिड का मतलब होता है कठोर, हार्ड। ये हार्ड है, हम इसको नहीं प्रेस कर सकते, मतलब हार्ड है। अच्छा, रिजिड है, तो रिजिड किसकी वजह से, ध्यान से बताओ, क्योंकि इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्गर है किसकी तुलना में, लिक्विड और गैस की तुलना में। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब ये क्या है, ये इनकम्प्रेसिबल है, ये इनकम्प्रेसिबल है। कौन, सॉलिड। सॉलिड को नहीं दबाया जा सकता। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वैसी मॉलिक्यूल को पास पास रखे हुए हैं और हम उसको कितना दबा देंगे, ठीक है, तो ये इनकम्प्रेसिबल है। दूसरी और हम अगर इसकी बात करें, अगर इनकम्प्रेसिबल है तो इसका मतलब हो गया कि इसकी डेंसिटी जो है, डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। किसकी तुलना में, सॉलिड और सॉलिड की डेंसिटी किसकी तुलना में ज्यादा होती है, लिक्विड और गैस की तुलना में, क्लियर। तो ये हमने देखा कि डेंसिटी, अच्छा इसमें डेंसिटी भी ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, दे आर नॉन डिफ्यूजेबल। डिफ्यूजेबल का मतलब आसानी से नहीं, मतलब वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब 11th में समझाया था, जो आसानी से वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट ना हो। तो सॉलिड इतनी जल्दी से वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते। अगर हम यहाँ पे कोई सॉलिड सब्सटेंस रखते हैं, ईंट हमने रखी हुई है, कोई पत्थर रखा हुआ है, तो नहीं उड़ेगा, वो वोलेटाइल नहीं है, वो वेपर में नहीं कन्वर्ट होगा इस नॉर्मल टेम्परेचर पर, क्लियर। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, किसकी, सॉलिड्स की। क्या है, फिक्स वॉल्यूम है, फिक्स शेप है, रिजिड है। अच्छा, रिजिड है, इसका मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं, रिजिडिटी वाली। वहीं पे लिक्विड और गैस क्या करते हैं, फ्लो हो सकते हैं। तो फ्लो हो सकते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी शो करती है। फ्लूइड है, फ्लूइड है तो फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी शो करते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है, इनकम्प्रेसिबल है, डेंसिटी ज्यादा है, नॉन डिफ्यूजेबल है। तो ये इनकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है सॉलिड की, ये हमको आती थी। लेकिन अब हम जो पढ़ने वाले हैं, जो हम समझने वाले हैं, वो हमारे चैप्टर की वास्तविक शुरुआत है। इसके बारे में हमने अभी नहीं पढ़ा है, ना 11th में और ना ही इससे पहले किसी और क्लास में पढ़ा है। तो अभी हम समझते हैं, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। क्लासिफिकेशन, अगर हम सॉलिड का क्लासिफिकेशन की बात करें कि सॉलिड को क्लासिफाई किस तरह से किया गया है, हाउ सॉलिड्स आर फर्दर क्लासिफाइड, और क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, अगर हम सॉलिड की क्लासिफिकेशन की बात करें तो साइंटिस्ट ने जब सॉलिड के बारे में स्टडी की, उन्होंने इसके बारे में समझा, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया सॉलिड के अंदर ही वेरिएशन, सॉलिड के अंदर ही वेरिएशन उन्होंने मतलब ऑब्जर्व किया कि कुछ सॉलिड्स जो होते हैं वो ट्रू सॉलिड्स होते हैं, एक टिपिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं सॉलिड्स की। लेकिन कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो सॉलिड्स तो हैं लेकिन वो टिपिकल प्रॉपर्टी सॉलिड की तरह में दिख तो नहीं, लेकिन टिपिकल सॉलिड की प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। तो क्या क्लासिफिकेशन किया गया, सॉलिड को दो तरह से क्लासिफाई कर दिया गया, फर्दर डिवाइड कर दिया गया। किसमें, पहला है क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा कर दिया गया है अमरफस।
अमरफस सॉलिड। ठीक है, मतलब एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा है अमरफस सॉलिड। अब इसमें ये कहा गया है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, यहाँ समझते जाना, अभी स्टेप बाय स्टेप हर चीज समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ये कहा गया है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो ट्रू सॉलिड्स हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ट्रू सॉलिड भी बोला गया है, ट्रू सॉलिड्स। वहीं पे अगर हम अमरफस सॉलिड्स की बात करें तो इन्हें बोला गया है क्या, देखो पहले तो अमरफस वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। अमरफस जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है नो फॉर्म, कोई फॉर्म नहीं। इसका मतलब क्या होता है, नो फॉर्म, कोई फॉर्म ही नहीं है। और दूसरी हम बात करें, इन्हें बोला गया है स्यूडो सॉलिड्स, स्यूडो सॉलिड। और सुपर कूल्ड लिक्विड्स। ठीक है, इन्हें क्या बोला गया है, स्यूडो सॉलिड्स एंड सुपर कूल्ड लिक्विड्स। तो ये अमरफस सॉलिड को इन तीन तरह से हम बोल सकते हैं। अब ऐसा हम क्यों बोलते हैं तो इसको भी हम समझेंगे थोड़ा डिटेल में। अब इन्हें ट्रू सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, अब इसको थोड़ा हम डिफाइन कर लेते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं क्या। अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को डिफाइन करें तो हम सीधा ये कह देते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन दीज सॉलिड्स आर अरेंज्ड इन ए रेगुलर ज्योमेट्रिक पैटर्न इन दी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट या एरे। मतलब ये हो गया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, जिनसे ये सॉलिड्स बने हुए हैं, उनका जो अरेंजमेंट होता है वो एक डेफिनेट ज्योमेट्री में है, डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न में है, एक डेफिनेट फैशन में है। इस तरह से यहाँ पे ये पार्टिकल रखा है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ये एक सीक्वेंस में है, तो ये क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मैंने अभी बताया आपको कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जिनसे बना हुआ है, जैसे कि सपोज ये कॉमन सॉल्ट की हम बात कर रहे हैं, तो कॉमन सॉल्ट में ये क्या, ये Na हो गया, ये Cl हो गया, ये Na हो गया, ये Cl हो गया, ये Na, ये Cl, तो ये डेफिनेट अरेंजमेंट में है, डेफिनेट फैशन में है, तो ये है ट्रू सॉलिड। क्लियर। वहीं पे अमरफस की अगर हम बात करें तो अमरफस में क्या होता है, दे डू नॉट हैव एनी डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न, उनका कोई डेफिनेट फैशन नहीं है, डेफिनेट ऑर्डर में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये किस तरह से भी रखे हुए होंगे, इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं कैसे भी रखे हैं, कुछ नहीं पता, कोई ऑर्डर नहीं है। ये हो गया अमरफस सॉलिड्स। क्लियर। अब बात आती है इनकी प्रॉपर्टी। अच्छा, इन्हें सुपर कूल्ड क्यों कहा, स्यूडो क्यों कहा, स्यूडो इसलिए कहा गया क्योंकि ये सॉलिड है लेकिन पूरी सॉलिड की प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहे। नो फॉर्म क्यों कहा गया, कोई की फॉर्म ही नहीं है, कैसे भी रखे हुए हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहा गया, देखो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि जैसे रबर हुआ, प्लास्टिक हुआ, या फिर कांच हुआ, जो ग्लास विंडो पैन होता है, ये अमरफस सॉलिड्स में आते हैं। आप बिल्डिंग्स देखेंगे, पुरानी बिल्डिंग्स देखेंगे 100-150 साल पुरानी या 50 साल पुरानी, तो उनमें जो विंडो पेन होते हैं उनमें आप देखेंगे खिड़की में ऊपर की तरफ वो पतले हो जाते हैं, नीचे की तरफ स्लाइटली मोटे हो जाते हैं, थिकर हो जाते हैं, ऊपर थिक नीचे थिक हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उस ग्लास में, वो ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ फ्लो करते हैं, नीचे की तरफ फ्लो करते हैं, और ये फ्लो करने की वजह से हम इन्हें कंप्लीट एक ट्रू सॉलिड की कैटेगरी नहीं रख रहे हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड्स हैं, ये फ्लो कर रहे हैं, इनके पास फ्लो करने की प्रॉपर्टी है, लेकिन दिख रहे हैं सॉलिड की तरह, इस वजह से हम इसको कहते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। तो अभी आपने एग्जाम्पल भी देख लिए इसके, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल आपको मतलब नहीं पता है, मैं बता रहा हूँ, जैसे जिंक सल्फाइड हुआ, कॉपर हुआ, है ना, ये है इसके एग्जाम्पल ट्रू सॉलिड्स की। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टी की, कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, समझ लेते हैं एक एक करके हम इनकी प्रॉपर्टी की बात समझते हैं। अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो इसकी पहली प्रॉपर्टी आ जाती है कि दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। मैंने क्या बोला, दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ये सारी की सारी चीजें एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं
और एनसीईआरटी से अच्छी और कोई किताब है नहीं। एनसीईआरटी की रीडिंग करें और उसकी आप जो भी आपको समझ में आ रहा है उसे आप सेल्फ अगर लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके बोर्ड में अच्छे मार्क्स आएंगे। इस तरह वीडियोज देख देख के खुश होकर कुछ नहीं हो पाएगा। जब तक आप खुद अपनी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप बोर्ड की कॉपी पे लिख नहीं पाएंगे। समझे इस चीज को, इस टाइम को बर्बाद ना करें। तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है एक डेफिनेट अरेंजमेंट में, तो लंबी दूरी तक एक फिक्स्ड ऑर्डर में है, फिक्स्ड ज्योमेट्रिक पैटर्न में है, तो ये क्या हो गया, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। वहीं पे अगर हम अमरफस सॉलिड्स की बात करते हैं तो अमरफस सॉलिड का कोई ऑर्डर नहीं होता है, या फिर दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर, मतलब नो ऑर्डर। एक तो हम ये कहते हैं नो रेंज ऑर्डर, मतलब कोई ऑर्डर ही नहीं, ठीक है। और दूसरा हम कहते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, क्लियर, कोई ऑर्डर नहीं है शॉर्ट। क्यों? क्योंकि इनका तो कुछ फिक्स ही नहीं है, कहाँ क्या कैसा है, या हो सकता है कुछ दूरी तक इसमें कुछ हिस्से में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल व्यवस्थित हों, एक डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न में हो, लेकिन उसके बाद डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न में नहीं हो, तो हम कह सकते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। पहली प्रॉपर्टी लॉन्ग रेंज ऑर्डर और दूसरी क्या हो गई, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। अब एक बात आती है, दूसरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं, दूसरी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है वेल डिफाइंड मेल्टिंग पॉइंट। ध्यान समझना, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है शार्प एंड वेल डिफाइंड मेल्टिंग पॉइंट। इसका मतलब ये हो जाता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही मेल्ट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि लिख देते हैं शार्प एंड वेल डिफाइंड मेल्टिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि एक डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न में है। अगर हम सपोज ये हमारा कोई भी सॉलिड है, कोई क्रिस्टलाइन लैटिस है, सॉलिड है, क्रिस्टल है, ये सपोज 300 डिग्री पे 300 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो रहा है, सपोज मान लेते हैं। तो जैसे ही 300 डिग्री टेम्परेचर पहुंचा पूरा मेल्ट हो जाएगा, शार्प एंड वेल डिफाइंड मेल्टिंग पॉइंट। भाई यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि अमरफस सॉलिड्स हैज डिफ्यूज मेल्टिंग पॉइंट। डिफ्यूज का मतलब कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। यहाँ अगर हमने बात की सपोज यहाँ जो पार्टिकल्स हैं इस जगह वो दूर दूर है, मान लीजिए यहाँ पास है, तो भैया ये दूर ही जल्दी पिघल जाएगा। ये पास है, इन्हें थोड़ा और टेम्परेचर चाहिए और थर्मल एनर्जी चाहिए, तब फर्दर अपार्ट होंगी। तो फिर क्या हो गया, दे हैव डिफ्यूज मेल्टिंग पॉइंट। कौन? अमरफस सॉलिड्स हैव डिफ्यूज मेल्टिंग पॉइंट। फिक्स मेल्टिंग पॉइंट इनका नहीं है ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं डिफ्यूज मेल्टिंग पॉइंट। इस केस में क्या होगा, सपोज हमने इसको हीट किया तो 300 डिग्री से सपोज ये पिघलना शुरू हो गया, तो 350 तक चला गया, 400 तक चला गया, तब कहीं जाके कंप्लीट पूरा का पूरा क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। तो ये हमने देखा कि अमरफस सॉलिड है डिफ्यूज मेल्टिंग पॉइंट, जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है शार्प एंड वेल डिफाइंड। दूसरी बात, नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। एनसीईआरटी लिखी हुई है, मैं सब यहाँ लिखने में जरूरत नहीं समझ रहा हूँ, आप उससे देख लेना, बस मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे जो शार्प वेल डिफाइंड मेल्टिंग पॉइंट है, इसकी शार्प एंड वेल डिफाइंड प्लेन्स एंड एजेस भी हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जो प्लेन्स है और एजेस हैं वो भी क्या है, शार्प और वेल डिफाइंड है। वहीं पे अमरफस सॉलिड की नहीं है। एक और प्रॉपर्टी आ जाती है, उसको थोड़ा हम समझते हैं, वो आ जाती है क्लीवेज। क्लीवेज प्रॉपर्टी, क्लीवेज क्या होगी समझना, क्लीवेज हम कहेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड शोज क्लीवेज प्रॉपर्टी वेयर अमरफस सॉलिड डू नॉट शोज क्लीवेज प्रॉपर्टी। मतलब देखो, क्लीवेज का मतलब होता है कट करना, किसी भी शार्प टूल से, नाइफ से किसी भी चीज को कट करना। अगर आप इसको कट करते हैं और कट करने के बाद जो दो हिस्से मिल रहे हैं, उन दोनों हिस्से की जो सतह है वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह ही आपको दिखती तो नहीं, नॉर्मली दिखती, आंखों से नहीं दिखेगी, तो हम कहेंगे कि वो क्लीवेज प्रॉपर्टी शो कर रहा है। इसको थोड़ा समझ लीजिए। जैसे हमारे पास ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है और मैंने क्या किया, इसको कट किया, ठीक है। सपोज मैंने क्या किया, मैंने कट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। कट करने के बाद इसके दो हिस्से मिले, एक हिस्सा ये मिला, ठीक है, और एक हिस्सा ये मिला, ये दो हिस्से मिल गए।
तो हमने देखा कि ये हिस्सा भी और ये हिस्सा भी, इसका ये प्लेन भी और ये प्लेन भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का होना चाहिए, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक डेफिनेट ऑर्डर में होने चाहिए। ये क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करेंगे। लेकिन अमरफस सॉलिड सिंस इनका कोई अरेंजमेंट नहीं होता, कोई ऑर्डर नहीं होता, आप कट करोगे तो कट करके आपको एक क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह या फिर एक व्यवस्थित ढंग से रखे हुए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नहीं मिलने वाले। क्लियर? तो ये क्लीवेज प्रॉपर्टी शो नहीं करते, दे डू नॉट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी। इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन इन प्रॉपर्टी से बनने की 60% से चांसेस है, मैं आपको बता रहा हूँ 60%। कोई एक छोटी सी चीज आपसे पूछ ली जाएगी, उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले आप समझ लें इसको अच्छे से, उसके बाद एनसीईआरटी रीडिंग जरूर करें। बिना एनसीईआरटी रीडिंग से कुछ नहीं होगा। अब नेक्स्ट हम बात करने वाली एक और प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है क्या? आइसोट्रॉपी। आइसोट्रॉपी ध्यान से समझना, इसको थोड़ा समझना जरूरी है। आइसोट्रॉपी, अच्छा हम कहते हैं, जो इसकी प्रॉपर्टी कहती है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर anisotropy in nature. Anisotropy in nature. These are anisotropic in nature, whereas these are isotropic in nature. Amorphous solids are isotropic in nature and crystalline solids are anisotropic in nature. अब आइसोट्रॉपी मतलब है क्या, उसको हम समझते हैं। देखो, आइसोट्रॉपी कहा गया है कि इफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज, कोई फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज, फिजिकल प्रॉपर्टी कौन, जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये सब आ जाती है किसी भी क्रिस्टल की, किसी भी सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टी। इफ द फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स have the same values when measured along the different direction in the same crystal. थोड़ा हिंदी में समझते हैं इसको। ये कहा गया है कि जैसे कि अगर आपके पास ये है एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्लियर? अब इसमें क्या कहा गया है कि अगर आप इसकी डिफरेंट डायरेक्शन की बात करें, समझ रहा, डिफरेंट डायरेक्शन का मतलब, एक डायरेक्शन मैंने ये ले ली, एक डायरेक्शन मैंने सपोज ये ले ली, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन ले ली। अब अगर मैं इस डायरेक्शन के अलोंग इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करूं और इस डायरेक्शन के अलोंग इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करूं और उनकी वैल्यू अगर सेम आ जाए तो फिर ये आइसोट्रॉपिक है, अगर नहीं आए तो एनाइसोट्रॉपिक है। जरा ध्यान से समझना इसको। मैंने सपोज ये इतना हिस्सा ले लिया, मान लीजिए मैंने इतना हिस्सा ये ले लिया इस डायरेक्शन का, मैंने इसकी डेंसिटी वगैरह मेजर की, फिजिकल प्रॉपर्टी में आ गई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या मैकेनिकल स्ट्रेंथ, और मैंने इस डायरेक्शन का इतना हिस्सा लिया जहां पे कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कंप्लीटली आ ही नहीं रहा। यहाँ पे देखो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आ रहे हैं, 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पूरे आ जा रहे हैं। जब मैं इस डायरेक्शन के अलाउंग चल रहा हूँ और इस डायरेक्शन के अलाउंग चल रहा हूँ तो फिर यहाँ पे इतना हिस्सा इसका आ गया, इतना हिस्सा इसका आ गया। तो आप खुद बताओ, क्या इस वाले हिस्से की डेंसिटी इस वाले हिस्से की डेंसिटी के बराबर होगी? नहीं होगी। अगर इनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं है अलोंग दी डिफरेंट डायरेक्शन तो हम कहेंगे ये एनआइसोट्रॉपिक है, आइसोट्रॉपिक नहीं है। वहीं हम अगर अमरफस सॉलिड की बात करते कहते हैं ये आइसोट्रॉपिक है, ये आइसोट्रॉपिक क्यों है इसको देख लेते हैं। इसमें क्या कहा गया, इसमें देखो ये बहुत मतलब कैसा भी अरेंजमेंट है, कुछ भी है, कैसे भी रखे हुए हैं। अब इसमें हम ये मान के चलते हैं कि हम चाहे इस डायरेक्शन में लें, चाहे इस डायरेक्शन में लें, चाहे इस डायरेक्शन में लें, चाहे हम इस डायरेक्शन में लें, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो सेम ही आने वाली है, ऑलमोस्ट सेम आने वाली है। इस वजह से हम कहते हैं कि अमरफस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। क्लियर? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है उनके हम एग्जांपल की बात अभी हमने डिस्कस की, जैसे कॉमन सॉल्ट है NaCl मैंने किया था, ये इसका एग्जांपल है। जिंक सल्फाइड इसका एग्जांपल है, पोटेशियम नाइट्राइड इसका एग्जांपल है, कॉपर इसका एग्जांपल है ना, एनसीईआरटी दिए हैं, आप उससे देख लेना। वहीं पे अमरफस सॉलिड रबर हुआ, प्लास्टिक हुआ, ग्लास हुआ, ये सब उसके एग्जांपल है। ठीक है, तो इस तरह से हमने अभी क्रिस्टलाइन और अमरफस सॉलिड का क्लासिफिकेशन हमने समझ लिया है, मतलब उनके बारे में अच्छे समझा है,
उनकी प्रॉपर्टीज समझी हैं। अगर इस तरह से पढ़ना आपको ठीक लग रहा है, अगर थोड़ा बहुत भी आपको समझ में आ रहा है और सीख रहे हैं, फ़ायदा हो रहा है, तो आप ज़रूर बताइएगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो की बात करूँगा जो आगे फर्दर क्लासिफिकेशन की बात की गई है क्रिस्टल सॉलिड्स की। चैप्टर काफ़ी लंबा है तो धीमे धीमे पढ़ाइए और बहुत मज़ा आता है इस चैप्टर को पढ़ने में। ठीक है, समझ में आया तो ज़रूर बताना, और फिर नेक्स्ट वीडियो चाहिए हो तो उसके लिए बता देना, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। ये तब तक की बात है जब तक लॉकडाउन, उसके बाद तो फिर हम लोग मिल ही लेंगे। उम्मीद करते हैं जल्दी मिलें। ठीक है, फिर आज के लिए